सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आऊँ वन लाइनर क्वेश्चंस सामाजिक अध्ययन के। दोस्तों आपको पता है ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है 50 नंबर का होता है, जिनमें से आपको 25 नंबर तो साथियों अनिवार्य रूप से लाने ही लाने होते हैं। मतलब इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत तो होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेहनत करने की कोशिश करें। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर से जरूर बन जाए। आप फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं हाईफाई स्टडी 94 के जरिए दोस्तों, ठीक है। और पीडीएफ तो साथियों पता है आपको वहीं पर मिल जाती हैं सारी की सारी पीडीएफ, तो टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया कि चहमान वंश, चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध व अंतिम शासक कौन था? तो कौन था साथियों? कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय था और इसने 1179 लेकर के 1193 तक शासनकाल किया था इसने। और पाल राजवंश का प्रथम राजा या फिर शासक कौन था? तो ये धर्मपाल था, 1770 ईस्वी से लेकर के 810 ईस्वी तक। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर बनता है कि राजपूत काल में राज्य की आयु का प्रमुख स्रोत क्या था? तो राज्य की आयु का प्रमुख स्रोत क्या था, यानी राज्य की आयु का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? अगर इसी तरह का आपका बहुविकल्पी में क्वेश्चन रख लिया जाता है साथियों, अगर इसी तरह का आपका क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी में अगर रख लिया जाता है, तब यहाँ से दोस्तों बहुविकल्पी में क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन कृषि हो जाएगा, कहीं क्या हो जाएगा, कहीं व्यवसाय हो जाएगा, कहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने अगर पढ़ा है कृषि तो आपको अच्छे से पता भी होगा साथियों, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तब तो आपको पता भी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे? राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे? तो ब्राह्मण और जैन धर्म, ये दो धर्म जो थे साथियों वो प्रचलित थे, ठीक है। ब्राह्मण और जैन धर्म प्रचलित थे। अगला प्रश्न बनता है कि राजपूत कालीन स्थापत्य शैलियाँ कौन कौन सी थी? कला और स्थापत्य शैलियाँ कौन कौन थी? नामोल्लेख करिए। तो उत्तर में हो जाएगा नागर, द्रविड़ और वेशर, ये जो थी वो स्थापत्य शैलियाँ थी, ठीक है। स्थापत्य शैलियों के नाम थे ये। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर बनता है कि चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी? तो 3 शाखाएं थी, चालुक्य के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। ये आपको 3 शाखाएं चालुक्य वंश की जरूर से जरूर याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि कविराज मार्ग तथा रत्नमालिका किसके द्वारा लिखित कृति हैं? किसके द्वारा लिखित कृति हैं? तो उत्तर हो जाएगा हमारा कविराज मार्ग अमोघ वर्ष द्वारा तथा रत्नमालिका जो है वो जिनसेन द्वारा लिखित एक कृति है, ठीक है, लिखित कृति है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ऐहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? ऐहोल का विष्णु मंदिर जो था वो किसने बनवाया था? तो विष्णु मंदिर वातापी के चालुक्यों ने बनवाया था। वातापी के चालुक्यों ने बनवाया था ऐहोल का विष्णु मंदिर। अगला प्रश्न हो जाता है कि हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशित द्वितीय ने पराजित किया था। पुलकेशित द्वितीय ने पराजित किया था। अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रकुल वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रकुल वंश के प्रमुख शासकों के नाम कौन कौन से हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा, कृष्ण प्रथम हो जाएगा, ध्रुवतारा वर्ष हो जाएगा, गोविंद द्वितीय हो जाएगा और अमोघ वर्ष आदि हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों राष्ट्रकुल वंश के प्रमुख शासकों के नाम। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ पर कि चोल वंश के 4 प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो चोल वंश के 4 प्रमुख शासक कौन कौन से हो जाएगा? आदित्य प्रथम हो जाएगा, राजराज प्रथम हो जाएगा, राजेंद्र द्वितीय हो जाएगा और कोलोतुंग आदि हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन बनता है साथियों यहाँ पर कि पल्लवकालीन मत विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति है? तो महेंद्र बर्मन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र बर्मन के द्वारा ये रचित कृति है। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों बनता है, अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो जयसिंह ने की थी। अगर वातापी के चालुक्य जो राजवंश की स्थापना अगर पूछ लिया जाता है यहाँ पर तो किसने की थी साथियों? जयसिंह ने की थी। जी हाँ दोस्तों, जयसिंह ने की थी यहाँ पर।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बनता है कि पैवलो वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पैवलो वंश की राजधानी कांची थी। जी दोस्तों, कांची थी। अभी तक जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। सभी साथी जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। बहुत बढ़िया, जल्दी से सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। और सभी साथी ध्यान देंगे कि जो ये PDF है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो भी साथी डाउनलोड करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट PDF लगती है, ऑनलाइन क्वेश्चन की PDF है, तो सभी साथी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं HiFi Study 94। अब जाके सर्च करके वो तुरंत ही ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर हर एक PDF अपलोड कर दी जाती है। हर एक PDF अपलोड कर दी जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो पैवलो वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची थी। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हजरत मोहम्मद साहब का जो साथियों जन्म हुआ था वो हुआ था 570 ईस्वी में, हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व। जब हिजरी संवत आया उससे 53 वर्ष पूर्व हो चुका था। अरब में मक्का नगर में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कहाँ हुआ था? अरब में मक्का नगर में हुआ था। अगला प्रश्न बनता है कि गजनबी वंश को और किस नाम से जानते हैं? तो यामनी वंश के नाम से जानते हैं। गजनबी वंश को यामनी वंश के नाम से भी जानते हैं, ये जैसा कि आपका क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आया भी था। अगला प्रश्न बनता है कि इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बताए गए हैं? तो कितने कर्म सिद्धांत बताए गए हैं साथियों? यहाँ पर 5 बताए गए हैं। कालमा, नमाज, रोज़ा, जकात और हज, ये बताए गए हैं। अगला प्रश्न बनता है कि भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय से मानी जाती है? तो मोहम्मद बिन कासिम के समय से मानी जाती है भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि सल्तनत काल में भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर सोना बहुत ज़्यादा था। और आपको पता है कि सब जितने भी लोग भारत आए भैया, सब भारत को लूट के ही ले गए हैं। इंग्लैंड वाले आए थे, अंग्रेज आए थे, वो तो पूरा खाली ही कर गए। सोने की चिड़िया को मिट्टी की चिड़िया बना के चले गए। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला की उपाधि किसे दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी, क्योंकि लाख बख्श के नाम से इनको जानते थे, यानी लाखों का दान करने वाला की उपाधि दी गई थी इनको। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो निर्माण कराया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। अगला दोस्तों यहाँ पर आता है कि चालीसा क्या है? चालीसा जैसा कि होता नहीं है, वो इस्लाम धर्म में चालीसा होती है, तो यहाँ पर होता है कि 40 तुर्की सरदारों का गुट जो होता है वो चालीसा करता है। अगला प्रश्न बनता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था। अगला बनता है कि सल्तनत कालीन पहली महिला शासक कौन थी? तो रज़िया बेगम थी। वो 1236 से लेकर के 1246 ईस्वी तक पहली महिला शासक बनी थी। अगला हो जाता है क्वेश्चन यहाँ पर कि खिजली वंश का शासन कब से कब तक रहा? तो खिजली वंश का शासक था 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा है दोस्तों ये। अगला प्रश्न बनता है कि भारत में खिजली वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1290 ईस्वी में जलाउद्दीन फिरोज खिजली ने भारत में खिजली वंश की स्थापना की थी, क्योंकि अपने नाम या फिर कहिए अपनी जात या उपनाम या सरनेम, ठीक है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं खिजली, तो उन्हीं के नाम पर खिजली वंश की स्थापना की थी, अपने ही सरनेम पर। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि खिजली वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिजली वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन खुसरो खिजली था। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों बनता है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया? तो इब्न बतूता जो था वो 1333 ईस्वी में जो है था भारत आया था, जो क्या था? अफ्रीकी यात्री था। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना जो की थी वो खिज़ खान ने की थी। अगला प्रश्न बनता है कि गुलरुखी उपनाम किस शासक का है? तो जो गुलरुखी उपनाम है वो किस शासक का है? सिकंदर लोदी का साथियों, ठीक है, सिकंदर लोदी का उपनाम है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश की स्थापना जो की थी वो बहलोल लोदी ने की थी। किसने की थी साथियों? बहलोल लोदी ने की थी। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है कि सैद्धांतिक रूप
से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था? सैद्धांतिक रूप से जो मुस्लिम राज्य था साथियों वो किस प्रकार का था? तो धर्म प्रधान था। क्या था? धर्म प्रधान राज्य था। अगला प्रश्न बनता है कि नूहे सिपेहर या फिर तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने की थी इन दोनों की रचना। अगला हो जाएगा कि राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो राज तरंगिणी के साथियों जो रचनाकार हैं वो कल्हड़ हैं। कौन है साथियों? कल्हड़ हैं। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि सल्तनत काल में कितने कर लिए जाते थे? तो 4 लिए जाते थे कर। कौन कौन से हैं? खक्ष, जाजिया, सकात एवं खराज। अब ये मुझे नहीं पता है कि ये कर कौन से हैं। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1215 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 5 राजवंशों ने इस पर शासन किया था साथियों। कितने राजवंशों ने किया था साथियों? 5 राजवंशों ने किया था। अगला प्रश्न बनता है कि मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी चंदेल खां ने की थी। चंगेज खां ने की थी। अगला प्रश्न बनता है कि चंगेज खां ने सर्वप्रथम किस भूभाग को अपने अधीन किया? तो किस भूभाग को अपने अधीन किया था? तो किया था उत्तरी चीन के भूभाग को। अगला प्रश्न बनता है कि तैमूर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो तैमूर का जन्म हुआ था 1336 में ट्रांस ओक्शियाना प्रदेश के केस नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न बनता है कि दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य कब स्थापित किया? तो दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य 1398 में किया था। 1398 में किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्षों चला? तो सल्तनत काल का साम्राज्य 320 वर्षों तक चला। जी हाँ दोस्तों, कब तक चला? 320 वर्षों तक चला था। अगला प्रश्न बनता है कि सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण था साम्राज्य की विशालता। क्या था? साम्राज्य की विशालता था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सूफी क्या है? सूफी बताना है आपको क्या है। तो अरब में जो व्यक्ति शफ अर्थात भेड़ के बालों का ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हें सूफी पुकारा जाता था। क्या पुकारा जाता था साथियों? सूफी पुकारा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर बनता है कि सूफी संप्रदाय क्या है? तो इसे मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहते हैं। इसे मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? एकमात्र उद्देश्य क्या है? तो सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना। बहुत बड़ी बात थी सूफी की। यहाँ पर आंदोलन का एक ही मकसद था उनका कि किसी भी भेदभाव के बिना एक ही ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंग था? तो जो सूफी संप्रदाय था वो मुस्लिम संप्रदाय का अंग था। अगला हो जाएगा सूफी संतों का जीवन कैसा था? तो सूफी संतों का खानकाह बनवाए जहाँ वह स्वयं रहते थे। सूफी संतों ने खानकाह बनवाए जहाँ वो स्वयं रहते थे, उपदेश देते थे और मानव की सेवा करते थे। मानव सेवा भी करते थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से सभी साथी भाई वीडियो को लाइक कर देंगे। और सभी साथी क्या करेंगे भैया? सभी साथी पीडीएफ को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेंगे। सभी साथी पीडीएफ को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से। तो यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा जो बनता है वो बनता है कि भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति आंदोलन के बारे में बताना है। तो भक्ति की धारणा का अर्थ एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा। भक्ति आंदोलन के उपासकों ने विधियों के रूप में कर्म कांडों तथा यज्ञों का परित्याग किया। कर्म कांडों तथा यज्ञों का परित्याग किया था। अगला प्रश्न बनता है कि भक्ति संतों का मूल धार क्या था? भक्ति संतों का मूल धार क्या था? तो ईश्वर से केवल भक्ति का द्वारा संपर्क स्थापित करना ही भक्ति संतों का मूल आधार था। अगला प्रश्न बनता है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम कौन कौन से हैं? रामानुज और निम्बार्क हो जाएगा। निम्बार्क ये 2 थे दोस्तों। ठीक है, ये 2 थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुई थी। अगला प्रश्न बनता है कि बहमनी राज्य में कुल कितने शासकों ने राज्य किया? तो 14 शासकों ने राज्य किया था। अगला हो जाएगा हमारा बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण हेतु आया था? तो एथनेशियम निकितिन
जो थे ये रूसी यात्री भ्रमण पर आया था कहाँ पर? बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री आया था? अगला प्रश्न बनता है कि बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में कितने नए राज्यों का उदय हुआ? तो दक्कन में हुआ था दोस्तों 5 राज्यों का उदय। कौन कौन से 5 राज्य थे? बीदर था, बरार था, बाजीपुर था, बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था। ये थे दोस्तों इनके 5 राज्यों का उदय जो हुआ था, इनके नाम। अगला प्रश्न बनता है कि बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा थी। अगला हो जाएगा कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? साथियों, विजयनगर जो राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। अगला प्रश्न बनता है कि विजयनगर राज्य की प्रथा पर आधारित था, यानी विजयनगर राज्य जो था वो किस प्रथा पर आधारित था? तो सामंतशाही प्रथा पर आधारित था, ये सामंतशाही। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर बनता है कि राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो 6 प्रांतों में विभाजित था। अगला प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से किन्हीं 4 का नाम लिखिए। ये भी तो क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। तो उत्तर हो जाएगा धन्वंतरी, अमर सिंह, शकु, वेताल, भट्ट और कालिदास। ये हो जाएंगे इनके नाम। अगला प्रश्न बनता है कि विशाखा दत्त के नाम लिखित 2 नाटकों का नाम लिखिए। ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। अगला प्रश्न बनता है कि चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण होती है? तो चंद्रमा अपने अक्ष के परितः लगभग 29 दिनों में कुछ अधिक समय में एक परिभ्रमण पूरा करता है। और अगला प्रश्न हमारा बनता है कि चंद्र वर्ष क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चंद्र वर्ष आखिर है क्या? तो कुल 12 चंद्र मासों का समूह, कुल 12 चंद्रमासों का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? वो साथियों चंद्रवर्ष कहलाता है। ठीक है, अगर चंद्रवर्ष आ जाता तो आप अच्छे से अपने एक लाइन में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साथियों ये भी बताया गया भैया 25 नंबर में तलगोत्री को लिखना है। लेकिन अब हम यहाँ से कितने नंबर में भैया कितनी लाइन में हम 25 नंबर बना देंगे? तो छोटा सा क्वेश्चन ही है, तो आपको उनमें बिल्कुल भी नहीं ध्यान है कितने शब्दों में लिखना है, इतने शब्दों में तलगोत्री को लिखना है, इतने शब्दों में लघुत्री, उसके आप बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है। फालतू की चीज़ नहीं लिखना है, जो पूछ रहा है सिर्फ वही लिखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कि चंद्र दिवस किसे कहते हैं? चंद्र दिवस किसे कहते हैं? तो यानी 24 घंटे में 24 घंटे 50 मिनट का वह समय, 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है, चंद्र दिवस कहलाता है। अगला हो जाएगा चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? ये तो भैया कोई बंदा होगा ही नहीं, कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा ही नहीं जिसको नहीं पता होगा। चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, सबको को पता है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न बनता है कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सौर मंडल का एक अंग है। अगला हो जाएगा हमारा कि चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। अगला हो जाएगा एपोजी क्या है? तो चंद्रमा के सापेक्षित स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होती है, तो इस अवस्था को एपोजी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था एक दिन, और क्या कहते हैं साथियों? इसको एपोजी के नाम से जानते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया, जो भी साथी ऐसे हैं हमारे जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर से जरूर बन जाए सभी साथी। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि ग्रहण किसे कहते हैं? ग्रहण किसे कहते हैं? तो यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उससे एक छाया बनती है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब सिंपल हमारा है कि यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में, जैसे सूर्य का प्रकाश एक बिंदु है और उससे प्रकाशित होने वाले प्रकाश के मार्ग में, यानी सूर्य के प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उसकी एक छाया बनती है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। आप एक टॉर्च जलाइए, टॉर्च के सामने आप एक बॉल को ले जाइए और उस बॉल की जो छाया होगी बॉल के पीछे कहीं ना कहीं दीवार पर बनेगी, और जो वही छाया बनेगी वही क्या होता है? ग्रहण कहलाता है। उसी तरह का होता है ग्रहण। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा प्रश्न कि चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में अवस्थित होती है, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में अवस्थित होती है तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं हो पाता है, बल्कि पृथ्वी की एक छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तब यह चंद्र ग्रहण होता है।
तब यह साथियों क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो दोस्तों ये थे आप सभी के आज के वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन तो आप लोग याद ही कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से साथियों आपके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है साथियों वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। जो बहुविकल्पी आपके प्रश्न होते हैं वो भी साथियों यहाँ से कंप्लीट हो ही जाते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ को फटाफट से डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ऐप पे जाके वहाँ पर सर्च करना हाई-फाई स्टडी 94, आपको लोगो मिल जाएगा, जैसे कहते हैं आप लोग डीपी मिल जाएगी, और उसी से आप ज्वाइन होके और आप लोग सारी की सारी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सके। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और इंपॉर्टेंट वीडियो रहा होगा, तो पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है और लगता है कि आपको यहाँ से हेल्पफुल क्लासेस मिलती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।